नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फर्टिलाइजर बैग पर छपेगा प्रधानमंत्री का संदेश, किसानों से कम इस्तेमाल करने की अपील करेंगे, कंपनियों को भेजी गई नई डिजाइन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार फर्टिलाइजर बैग्स यानी कि केमिकल खाद की बोरियों पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश छापेगी। इसमें प्रधानमंत्री किसानों से फर्टिलाइजर को कम और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करने की अपील करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने शुक्रवार को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने शुक्रवार को सभी खाद कंपनियों के अधिकारियों को लेटर लिखकर कहा कि फर्टिलाइजर बैग्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश छापने का फैसला लिया गया है। कंपनियों को बैग की नई डिजाइन भी भेज दी गई है। दोस्तों, नई डिजाइन में बैग पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो होगा, इसके नीचे उनका संदेश छपा होगा। इस संदेश में लिखा होगा, मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे केमिकल फर्टिलाइजर को कम और संतुलित इस्तेमाल कर धरती मां को बचाने के लिए कदम उठाएं। कंपनियों से जल्द नए बैग्स में ही फर्टिलाइजर डिलीवर करने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात में 9 दिन में 1400 करोड़ का स्कैम, कांग्रेस ने दानी डाटा ऐप पर सवाल उठाए, पूछा चीनी नागरिक घोटाला कर गया, सरकार ने क्या किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात में फुटबॉल बैटिंग ऐप दानी डाटा ऐप से 1400 करोड़ रुपए के स्कैम मामले पर भाजपा सरकार से जवाब मांगा है। विपक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राज्य में चीनी घुसपैठ हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी जानकारी के बिना देश में कुछ भी नहीं होता। या तो पीएम को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, या फिर उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐप का मास्टरमाइंड चीन के शेनजेन का रहने वाला वू उयानबे है। वह 2020 से 2022 के बीच भारत में था। गुजरात के पाटन और बनासकांडा जिले में रहने के दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दानी डाटा नाम से सट्टेबाजी ऐप लॉन्च किया था। इसके बाद सिर्फ 9 दिन में 1200 लोगों के साथ 1400 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोनू मानेसर के खिलाफ भड़काऊ भाषण का सबूत नहीं, नूह हिंसा पर हरियाणा पुलिस अफसर का बयान। जी हां दोस्तों, मोनू मानेसर की सोशल मीडिया पोस्ट पर कथित रूप से सांप्रदायिक दंगे भड़काने के 3 हफ्ते के बाद हरियाणा पुलिस का कहना है कि भड़काऊ भाषण को लेकर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, CNN न्यूज 18 से विशेष बातचीत में हरियाणा के एडीजी कानून व्यवस्था ममता सिंह ने कहा है कि कथित गोरक्षक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। यदि आप 31 जुलाई की यात्रा से पहले मोनू मानेसर के सोशल मीडिया पोस्ट का ऑडियो सुने तो वह कहते हैं कि मैं यात्रा के लिए आ रहा हूं, आप भी शामिल हो। मुझे संदेह है कि क्या केवल यह घोषणा करना ही वह एक यात्रा के लिए जा रहे हैं भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है। मानेसर पर राजस्थान पुलिस द्वारा जुनैद और नासिर के दोहरे हत्याकांड का आरोप लगाया गया। हत्या के 6 महीने बाद भी वह फरार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में बड़ा घोटाला, 53% फर्जी छात्रों के नाम पर हड़पे 144 करोड़, मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई को सौंपी जांच। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। कई राज्यों में बनाए गए फर्जी लाभार्थी, फर्जी संस्थान और फर्जी नामों से बैंक खाते सामने आए हैं। मामला कथित तौर पर अल्पसंख्यक संस्थानों, राज्य प्रशासन और बैंकों में संस्थागत भ्रष्टाचार का है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक मदरसों सहित 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में 830 फर्जी नॉन ऑपरेशनल पाए गए, जिनमें 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम ने गोल्ड जीता। लगातार 2 बार गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर फाइनल में मारिया को 4-0 से हराया। जी हां दोस्तों, अंतिम पंगाल ने शुक्रवार देर रात अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अंतिम लगातार 2 बार अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई है। उन्होंने यहां 53 किलोग्राम में यह खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, अंतिम पंगाल ने यूक्रेन की मारिया येफ्रामोव को 4-0 से हराया। पिछले साल वो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। अंतिम अब सीनियर स्तर पर भी खेलती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बाइक से पैंगोंग पहुंचे, रास्ते के फोटोज शेयर किए, कहा मेरे पिता कहते थे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। शनिवार को वे राइडर लुक में दिखे। वे लद्दाख से पैंगोंग लेक के लिए रवाना हुए। उन्होंने ये ट्रिप अपने पिता राजीव गांधी की 79वीं जन्मतिथि 20 अगस्त के मौके पर की। उन्होंने रास्ते के कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए। फेसबुक पर लिखा, पैंगोंग जाने के रास्ते में मेरे पिता कहते थे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल। राहुल जब 27 जून को दिल्ली के करोल बाग में मैकेनिक्स से मिले थे तो उन्होंने बताया था कि वे बाइक से जम्मू कश्मीर लद्दाख की यात्रा करना चाहते हैं। उनके पास KTM 90 बाइक है, लेकिन वो पड़ी है क्योंकि सिक्योरिटी वाले चलाने नहीं देते। 9 जुलाई को राहुल ने इस बातचीत का वीडियो YouTube पर शेयर किया था।
वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने दौरे के पहले दिन शुक्रवार को स्थानीय युवाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता ने लेह में फुटबॉल मैच भी देखा। राहुल गांधी शुक्रवार को कारगिल मेमोरियल भी गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कहीं टमाटर की तरह न रुला दे प्याज, निर्यात पर सरकार ने अभी से लगा दी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश से प्याज के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी है। सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसकी कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए यह कदम उठाया है। इसके तहत प्याज के निर्यात पर 40% का भारी भरकम शुल्क लगा दिया गया है, जो इस साल के अंत तक प्रभावी रहने वाला है। दोस्तों केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाए गए शुल्क को लेकर शनिवार की शाम अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर 31 दिसंबर 2023 तक के लिए 40% का शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर यह पाबंदी ऐसे समय लगाई है जब टमाटर के बाद प्याज के भाव आसमान छूने की आशंकाएं जताई जा रही थी।